अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजरा है आज का दिन? ईद की छुट्टियां जो हैं सब ने बहुत अच्छे से मनाई और उसके बाद जो है जून की छुट्टियां भी शुरू हो गई और जो लोग हैं वो जा रहे हैं इन वेकेशंस में, जो समर वेकेशंस आती हैं क्योंकि इसमें बच्चों को ऑफ हो जाता है, एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट डन हैं, कुछ बच्चों के हैं जो रह गए हैं वो भी जो हैं अनकरीब वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे जैसे सब बच्चों के एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाते एंड हो जाते हैं तो होता क्या है कि पेरेंट्स बना लेते हैं प्रोग्राम और वो जाते हैं बाहर सैर तफरी करने और ज़्यादातर जी रुख होता है नॉर्दर्न एरियाज़ का, क्योंकि समर में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे कि आप सब जानते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ में मौसम होता है बहुत ही खुशगवार। तो बहुत ज़्यादा जो होता है रश हो जाता है, क्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं जो कि बहुत ट्रबल दे रही हैं। क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है जूम पर गुफरान अल्लाह, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ सवात से, उनसे जानेंगे ये सारी तफसीलात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, खैर खैरियत, अल्लाह अच्छा का करम। गुफरानुल्लाह साहब, क्योंकि जैसे ईद तातीलात पे भी लोगों का एक हजूम होता है जो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाता है और इस दफ़ा हुआ यह है कि ईद की छुट्टियां आई और साथ ही जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों को स्कूल से ऑफ हो गया और जैसे ही ऑफ होता है तो पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करती हैं। अब पहले भी ये होता था लेकिन हर साल ये रेशो जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं सामने आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स जो हैं उन एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में बनने लगे जहाँ के मना होना चाहिए था, फॉरबिडन होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत क्लियरली देखे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो क्या कहते हैं, क्या हालात हैं कि कितना हुजूम है सवात की तरफ लोगों का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सवात जो है वो हमेशा हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है और सिर्फ मुल्की सयाहों की नहीं बल्कि गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बना रहता है सवात। इस ईद के छुट्टियों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ सयाहों की तादाद में। अब तक जी ईद के पहले दिन से अब तक सवात में तकरीबन 3,50,000 से जायद सयाह एंटर हुए हैं ईद के पहले दिन से अब तक। इसी तरह तकरीबन 35,000 से जायद गाड़ियां भी स्वात में एंट्री हुई है और इसी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2,15,000 से जायद सयाह, जबकि 25,000 से जायद गाड़ियां जो है वो वापस रवाना हो चुकी है, जो कि ये सयाह सवात में आए थे और मुख्तलिफ इलाकों में घूम गए थे, वो वापस भी रवाना हो चुके हैं। अब भी हजारों की तादाद में सयाह जो है मुल्क के बेशतर इलाकों से आए हुए हैं और सवात के हसीन मकामात जैसे कालाम, मलम जब्बा, महोडन, गबीन जब्बा ऐसे दीगर इलाकों में डेरे डाले हुए वो हजारों तादाद में अब भी मौजूद है। लेकिन एक बात ये भी है कि सवात जो है वो हर साल सिर्फ मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बना नहीं रहता बल्कि गैर मुल्की सयाह भी हर साल पे आते हैं। जैसा कि इस ईद पे भी तकरीबन 64 गैर मुल्की सयाह भी आए जिनका ताल्लुक नॉर्वे, अमेरिका, चीन, मलेशिया, रूस, किर्गिस्तान और ऐसे दीगर मुल्कों से था। इसी तरह सवात में सयाहों की फैसिलिटेशन के लिए भी मुख्तलिफ इकदाम किए गए थे। तकरीबन फैसिलिटेशन सेंटर जो था वो स्वात के गेटवे पर कायम किया गया था, सयाहों को फैसिलिटेट किया जा रहा था, गाइडलाइंस दी जा रही थी। इसी के साथ साथ स्वात पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक 35,000 से जायद सयाहों की रहनुमाई की गई और 3,000 से जायद लोगों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद इस फैसिलिटेशन सेंटर्स की मद में फराहम की गई। लेकिन एक बात मैडम मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लाखों सयाह तो आ रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन कालाम रोड सैलाब के बाद से अब तक खराब पड़ा हुआ है। 3 घंटे का रास्ता है। सवात के लोग जब अपने लोग जब जाते हैं तो ये 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आजकल जब जा रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, जो कि ये फासला सवात से लाहौर तक तय होता है। गुफरानुल्लाह साहब, रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हुई या कोई ट्रैफिक जैम हुई वहां पर? बिल्कुल, अभी भी मेरी बात हुई, कालाम का एक रिपोर्टर वहां से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी भी हजारों गाड़ियां मौजूद है। कल भी एक स्लाइड हुआ था और रोजाना ये मामूल बन चुका है, लेकिन आम दिनों में ये ज्यादातर रश नहीं होता, लेकिन सयाह जब ज्यादा आते हैं खासकर ईद के दिनों में तो ये बड़ा मसला बन जाता है और फिर घंटों घंटों रोड ब्लॉक पड़ता है। तो मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? मैनेजमेंट किस तरह से है वहां पे? हाँ, मैनेजमेंट किसी हद तक ठीक है, लेकिन रोड की हालत जो है, कालाम का रोड खासकर खराब है।
मलम जब्बा का, गबीन जब्बा का, ऐसा दीगर इलाके भी है टूरिज्म के, वहाँ रोड्स क्लियर है तो सयाह आसानी से जा सकते हैं ना, लोकल सयाह भी और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके रसाई आसान हो जाती है। लेकिन जब टूरिस्ट आते हैं ईद के दिनों में तो सवात से जब कालाम जाते हैं कलाम तो की वहां तरफ पे होते हैं। तकरीबन 4 से 5 जगहों पे रोड खराब है, जिनसे उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और 1 घंटे का रास्ता वो अक्सर 5 से 6 घंटे में तय करते हैं। तो गुफरान अल्लाह साहब का कोई उधर इंस्ट्रक्शन लगी हो या कोई बोर्ड लगाओ कि आगे काम हो रहा है, ताकि लोगों को आइडिया हो कि आगे जो है वो रोड के क्या मैडम काम हालात हैं? शुरू ही नहीं हुआ है। सैलाब के मतलब बाद काम अब नहीं हो रहा है तक। या रोड खराब है, कुछ ना कुछ तो लोगों को अवेयरनेस के लिए वहां पर कोई बोर्ड या कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने नहीं जाना फिर बच्चों के साथ, क्योंकि 7-7 घंटे गाड़ियों में रहना ये भी एक अजाब है, तो उनको एटलीस्ट हम्म। पहले से ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए कि जी अगर आपने इस सूरत हाल में सफ़र करना है तो आप जा सकते हैं। आई थिंक अगर लोगों को पहले से पता हो तो शायद रश भी कम हो। ये बात ठीक है मैडम, लेकिन जो सयाह बाहर से आते हैं तो ज्यादातर तो लोगों को पता होता है। आम दिनों में ये मामूल नहीं होता ना, लेकिन जब रश ज्यादा होता है तो ये मामूल बन जाता है और 7 से 8 घंटे उनको वेट करना पड़ता है। हालांकि स्वात इंतजामिया की जानिब से या स्वात पुलिस की जानिब से ऐसे कि कोई सख्त इकदाम नहीं उठाई गई है अभी तक। 1-2 पुलिस वाले जो है वो खड़े कर देते हैं, लेकिन उससे तो काम नहीं चलता ना, फिर सयाहों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा हालांकि गुफरान वादे साहब, बहुत हो रहे हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर काम भी शुरू नहीं हुआ। काम भी शुरू नहीं हुआ। अच्छा जी गुफरान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इन एरियाज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने की परमिशन दे दी गई, वो क्यों दी गई ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से आप देखें कि क्लाइमेट पे कितना इफेक्ट हो रहा है और ये कितना वहाँ की खूबसूरती को भी कितना इफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। आप इधर चले जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, आप मरगला हिल्स की तरफ चले जाएँ, ये मरी साइड पर चले जाएँ, और ये जो है आगे की तरफ चले जाएँ एबटाबाद साइड पे, नथिया गली की साइड पर, आप देखें कश्मीर की साइड पर कितने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होटल्स की परमिशन दे दी गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमने वेदर पे इफेक्ट देखा है कि वो वेदर जो पहले इतना कोल्ड होता था वो उस तरह से नहीं रहा। जो खूबसूरत डेफिनेटली सी बात है, वो जगह अल्लाह ताला की एक वो कहते हैं ना खूबसूरत है, तो वो खूबसूरती वहाँ पर होती है अभी भी, लेकिन वो जो एक वेदर होता था एक स्पेसिफिक, हम एंटर होते थे तो पता चलता था कि जी बादल आ रहे हैं रोड्स पे, वो उस तरह से अब नहीं होता। अब थोड़ी सी गर्मी वहाँ पर भी रहती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये इसको रोकना चाहिए, और अगर रोकना चाहिए तो क्यों नहीं रोका जा रहा? जी बिल्कुल ऐसा है कि ईद उल फितर भी तकरीबन 2-3 महीने पहले इसके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था ना स्वात में, स्वात की इंतजामिया की जानिब से। ओके। और इसमें तकरीबन 100 से जायद होटल्स और जो दुकानें थी वो मिसमार की गई थी, जो कि तजावजात के जद में आती थी, और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स। अब लोग भी निकलना शुरू हो गए थे, स्वात के जो ये होटल मालिकान, उनका ये इल्जाम था होटल मालिकान का कि जब ये होटल्स या ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे थे तो स्वात इंतजामिया की इजाजत से बन रहे थे, स्वात इंतजामिया ने इजाजत दी हुई थी। अब किस वजह से जो है वो मिसमार किए जा रहे थे, लेकिन स्वात इंतजामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था और इसमें 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो है वो मिसमार किए गए थे। और अब भी स्वात इंतजामिया की जानिब से ये हिदायत दी जा रही है कि आप जो है वो इस तरह बिल्डिंग्स जो है खास तौर पर दिल स्वात के किनारे ना बनाए, इसलिए कि जो इंसिडेंट आया था कुछ महीने पहले स्वात में सैलाब में, जो कि कई अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए थे, तो इसके बाद जो है वो ये ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था, और अब भी बार बार ये कहा जा रहा है कि दोबारा से इस ऑपरेशन पे काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि स्वात में मजीद कंस्ट्रक्शन जो है वो बंद हुई हैं? किसी हद तक बनी हुई, लेकिन फिर भी मैं ये भी बताता चलूं कि जो होटल मिसमार किए गए थे इसमें अभी तक तकरीबन मैंने जो आपको फिगर बताया कि 100 से जायद इमारतें मिसमार की गई थी। अब भी इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि मिसमार होने के बाद अब दोबारा तामीर हुई है। अच्छा, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो गई है वहीं पे? रिकंस्ट्रक्शन हो गई इस चंद महीनों में। ओह माय गॉड। तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है वहाँ की मैनेजमेंट, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैडम ऐसा है कि मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे ये ऑपरेशन हुआ तो
तकरीबन 2 दिन तक रोजाना स्ट्राइक्स होता था, लोग निकले थे। और सिर्फ ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह आप हमारे होटल मिसमार कर रहे थे, ये होटल मालिकान का कहना था, तो इजाजत भी आपने दी हुई थी कि ये तजावजात के जद में नहीं आया या ये दरिया स्वात के किनारे नहीं है, तो अब क्यों मिसमार किया जा रहा है। तो इसके बाद जो है वो तकरीबन अगर मैं गिनना शुरू करूं तो तकरीबन 7-8 तो ऐसे हैं जो कि अभी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुए और अब भी उसमें काम जारी है। होटल इसी तरह चल रही जिस तरह पहले से था। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये जो इतना रश हो जाता है हर साल, ये हम देखते हैं, मैनेजमेंट का भी ठीक है, आपने कहा थोड़ी बेहतर है इस दफ़ा, लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे कुछ अगर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चले, हमें पता है ये हर साल होना है, वेकेशंस में रश बढ़ना है, तो हम एक ख़ास जो लिमिट है वो रख दें कि जी इतने अगर टूरिस्ट इसमें एंटर होंगे तो उसके बाद बाकी टूरिस्ट जो हैं उनकी एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी, ताकि उस एरिया में जो है वो ज़्यादा क्राउडेड ना हो, लोगों को भी हम फैसिलिटेट अच्छे से कर सकें। हाँ, ये बात ठीक है मैडम। इस तरह मैनेजमेंट तो ठीक इस तरह है कि स्वात इंतजामिया हमेशा से इकदामात उठा रही है, लेकिन गलती और कोताही यहाँ पर हुकूमत की बड़ी है, सूबाई हुकूमत की। स्वात में 3 MNAs और 8 MPAs है, एक सूबाई वजीर भी है इन 3 MNAs में ना, लेकिन अभी तक सिर्फ एक रोड पे काम शुरू नहीं हुआ। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पे टेंडर जारी हुआ है, ये जारी हुआ है। स्वात इंतजामिया कोशिश कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, तकरीबन 5000 से ज्यादा पूरे जिले में पुलिस तैनात की गई थी, टूरिज्म पुलिस काम कर रहे हैं, इंतजामिया अपने हद तक काम कर रही है, मुख्तलिफ जगह पर सयाहों को हर जगह पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी कोताही सूबाई हुकूमत की है, जो कि इस रोड की वजह से। बाकी अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये पाबंदी इसलिए नहीं लग सकती कि स्वात में बहुत से टूरिज्म स्पॉट्स है ना, मलम जब्बा है, गबीन जब्बा है, इस तरह बहुत से मकामात है, तो ज्यादातर टूरिस्ट वहां पे भी जाते हैं। लेकिन खास तौर पर जो रोड का इशू है वो ज्यादातर कलाम रोड का है। कलाम रोड का है, यानी कि कलाम की तरफ ज़्यादा सूरत हाल सिर्फ रोड्स की वजह से, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़्यादा रोड ख़राब होते हैं। ज्यादातर लैंड स्लाइडिंग की भी वजह से भी होती है, लेकिन ये रोड सैलाब की वजह से खराब हुआ था, जो पिछला सैलाब आया था, और अभी तक खराब पड़ा हुआ है। तो मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन स्लाइडिंग भी होती रहती है उसमें, और खराब रोड है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है और रोड भी बंदिश का सामना करना पड़ता है। कल भी मेरे ख्याल से स्लाइडिंग की वजह से 7 घंटे रोड बंद था ना। 7 घंटे, तो ये वाकई में फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज की तरह उनके लिए, ये जो उनका शौक है ना टूरिज्म का, ये उनके सामने आता होगा। थैंक यू सो मच गुफरानुल्लाह साहब। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए और लोगों में खुद भी शऊर होना चाहिए। हर चीज़ हम दूसरों पे ब्लेम करना बहुत आसान होता है। प्लीज़ आप लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाएँ कि वहाँ की अभी क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक का क्या हालात हैं। हम हमेशा से यही आपको अवेयरनेस देते हैं यहाँ पर बैठ के, रोज़ न्यूज़ आपको सारा दिन ये अवेयरनेस देता रहता है कि आप लोग प्लीज़ घूमें फिरें, इंजॉय करें। वोकेशंस एंजॉय करने के लिए होती हैं, फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें, क्योंकि सारा साल हम इतना काम करते हैं, तो वोकेशंस आती हैं तो डेफिनेटली हर फैमिली का दिल करता है बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन प्लीज़ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए थोड़ी सी रिसर्च करके जाएँ, ताकि आपको ये जो 7-7 घंटे रोड्स पर खड़ा होना है ये ना होना पड़े। और आपको साथ ही मैं बताती चलूँ जी, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी गुफरानुल्लाह साहब से भी इस हवाले से भी थोड़ी सी बात की, तो वो यही वजह है कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही संगीन आप कह सकते हैं और बढ़ता हुआ चैलेंज जो है वो बन चुकी हैं, जो मुआशी, समाजी, ज़रई और माहौलियाती शोबों पर गहरे असरात मुरतब कर रही हैं। 2025 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में शदीद गर्मी की लहरों, गैर मुतवक्को बारिशों, सैलाबों, खुश्क साली और ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत गुज़िश्ता 50 बरसों में तकरीबन 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और 2025 में माहरीन के मुताबिक इसमें मज़ीद 1.5 से 2 डिग्री इजाफे का इम्कान है। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब जैसे इलाकों में गर्मी की जो लहरें हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती हैं। शहरी इलाकों में हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से दर्जा हरारत देही इलाकों के मुकाबले में 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होता जा रहा है, जो इमारात और सड़कों की हरारत जज़्ब करने की सलाहियत से मुंसलिक है। सेहत पर जो असरात हो रहे हैं वो भी आप सबको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि शदीद गर्मी से हीट स्ट्रोक जो है, डिहाइड्रेशन और दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। गर्मी से पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे हैज़ा हो गया और मच्छरों से मुंतकिल होने वाले अमराज, डेंगू, मलेरिया जो हैं वो बढ़ रहे हैं।
इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ यही असरात नहीं हैं। देखिए ये बहुत संगीन किस्म के असरात हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो ज़राअत और ख़ुराक की पैदावार पर जो असरात हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा संगीन है। पाकिस्तान की मईशत का 24% से ज़ायद हिस्सा जो है वो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, जो मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हो रही हैं। 2025 तक गंदम, कपास और चावल की पैदावार में 15 से 20% कमी का खदशा है, जो खुराक की किल्लत और महंगाई का बायस बन सकती है। और कितनी महंगाई होगी ये तो आप देख सकते हैं जी। जब पैदावार ही नहीं होगी तो आप देखें, जब सप्लाई पे असर पड़ता है तो डेफिनेटली सी बात है फिर इन्फ्लेशन पे भी उतना ही इफ़ेक्ट होता है। पानी की कमी भी मुतवक्को है। दरियाए सिंध के तास पर इन्हिसार करने वाले किसानों को पानी की शदीद कमी का सामना है। गैर मुतवक्को बारिशों और खुश्क साली ने फसलों की पैदावार को मुतासर किया है। मौसमियाती बेकायदगियाँ, महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि 2025 में 40% कम बारिशों की वजह से रबी की फसलें मुतासर हो सकती हैं जी, और ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब में। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान का 60% से ज़ायद जो है पानी हिमालय के ग्लेशियर से हासिल होता है, जो तेज़ी से पिघल रहा है। इससे इब्तदाई तौर पर सैलाबों का ख़तरा बढ़ता है, लेकिन तवील मुद्दती तौर पर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ख़तरनाक हद तक गिर सकती है। वर्ल्ड रिजर्व्स इंस्टीट्यूट्स के मुताबिक 2040 तक पाकिस्तान इंतहाई पानी के मसाइल वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। और आप ये देखिए कितनी तशवीशनाक बात है कि हम अभी इस वक्त 2026 में बैठकर ये बात करें कि 2040 में पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हम इतने श्योर हैं, तो अभी अगर हम इसके ऊपर अच्छी मैनेजमेंट के साथ अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया या कुछ डिफरेंट रिसोर्सेज से इसको हमने फिक्स ना किया इस इशू को, तो डेफिनेटली सी बात है ये हमें फेस करना पड़ सकता है। साहिली इलाकों पर भी आप देखिए असरात हो रहे हैं। कराची और ठट्टा जैसे साहिली शहरों में समुद्री सतह के बुलंद होने से ज़रई ज़मीनें जो हैं वो तबाह हो रही हैं और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी जो हैं आप देखें जो लोग हैं, एनजीओज़ हैं डिफरेंट इससे रिगार्डिंग वो वर्क कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा। आखिर हम लैग कहाँ कर रहे हैं, आखिर हमारी स्ट्रेटजीज़ कहाँ पर सही तरह से नहीं चल रही, हम कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे। ये हम सबको मिलकर सोचना है, इंडिविजुअली भी और जो है वो कौमी सतह पर भी। तो बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, गेस्ट से भी आपको मिलवाते रहेंगे। टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ स्टूडियो में अभी मौजूद हैं जी माहिर मुआशियात नईम सदीकी साहब। और मुआशियात ऐसा टॉपिक है कि हम आजकल सब इसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमें इसको स्ट्रॉन्ग करने की। तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ये हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो जी आपसे नईम साहब, वही जो इशू है हमारा, हम सब का मेरे ख्याल में आज अब यही मेन इशू ही ये है। हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाए तो मेरे ख्याल में हम इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो ये क्या वजह है? बजट के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। ये जो 2026 से 2027 तक का बजट है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हर साल बजट आता है और ये बजट जो है एक फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो हर साल किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही होती है। ख़ास तौर पे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो पेट्रोलियम की प्राइसेस का होता है। वो आपने देखा है कि पहले तो शायद महीने बाद बढ़ती थी, फिर 15 दिन बाद बढ़नी शुरू हुई। अब ये वीकली वो प्राइसेस जो है ना वो चेंज होती हैं। और ये जो ईरान यूएसए की वॉर और जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में आया है और जो अपना हर्बस की ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, उससे दुनिया के तमाम ममालिक इफ़ेक्ट हुए हैं। और बिलखसूस जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और पाकिस्तान भी चूँकि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही हमारा शुमार होता है
और हमारी डिपेंडेंसी जो ऑयल इंपोर्ट पे 70% है, यानी कि हम 70% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है, हमारा टोटल जो बजट है वो हिल जाता है, या हमारा ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। $60 $65 पे जब ये था तो पाकिस्तान ने पिछले सालों में हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा कम हुआ। हमारा जो इंटरनेशनल जो कर्ज़ा था, बैरूनी कर्ज़ा जिसको हम कहते हैं, जो डॉलर्स में होता है, वो उसको हमें बजट खसारा कंट्रोल करने में हमें काफ़ी उसमें फ़ायदा हुआ। लेकिन अब जब पेट्रोल की प्राइस जो है $126 पर पहुंच गई, और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना हुकूमत के कंट्रोल में है, ना जो हालात ही दुनिया की ऐसी हो गई, जिसकी वजह से देखा आपने महंगाई की जो शरह 4.3% थी, वो अप्रैल में 11% तक चलेगी। और अभी आगे अगर यही हालात रहे तो शायद हालात ज़्यादा मुश्किल होंगे। और हुकूमत को देखिए, जो बजट आ रहा है, ये तकरीबन 17.1 ट्रिलियन का जो बजट पेश किया जा रहा है, और इसमें 15.1 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू टारगेट है। और ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, जो कि पिछला टारगेट भी जो हमारा 14 ट्रिलियन का था, जिसको कम करके भी 13 किया गया, अभी उसमें भी हमें तकरीबन 860 अरब का शॉर्टफॉल है। और अभी जून के महीने में FBR कितनी इसमें कमी कर सकता है, या इसमें कितना इजाफा हो सकता है, वो अभी कबल अज वक्त है उसको कुछ कहना। तो जब इस साल हमारा रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अगर आप देखा जाए, अगर हम 12 ट्रिलियन यानी कि 12,000 अरब इकट्ठा करते हैं, और अगले साल हमारा 18% बढ़ा के 15,000 अरब का टारगेट होता है, तो हम फिर किस पे टैक्स लगाएंगे? हुकूमत कह रही है कि हम टैक्स नहीं लगा रहे, और जब वो टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी, फिर आप पे, मेरे पे, आम वर्कर पे, छोटे छोटे मुलाजमों पे, इस पे इफ़ेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट को इस बजट में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ करनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो देखिए, पहले हमारी जो आवाम का तकरीबन 25% जो गुर्बत की लकीर से नीचे था, अब इस वक्त 45% से ज़्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। हम बचपन से यही कुछ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, फेस्टिवल है। नहीं सुना कि किसी बजट में आवाम को रिलीफ मिला हो, मैंने आज तक नहीं सुना। कोई तारीख गवाह है, वो कहते हैं ना, तारीख गवाह है कि हमने कभी ऐसे नहीं सुना, ना ऐसे होते देखा। तो ये इतने अरसे से, इतने सालों से, जब से पाकिस्तान बना, आखिर ये सिर्फ बजट जो है, खैर बजट वही आपकी बात है कि इसको फेस्टिवल आपने बड़ा अच्छा सा एक नाम दे दिया, ये तो हर हफ्ते होता है, हमारे यहाँ तो हर हफ्ते बनता है, हर रोज बनता है, हर तीसरे दिन बढ़ रही होती हैं कीमतें जो हैं। तो ये इसके ऊपर कभी कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? आवाम के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए, आप बहुत अच्छे जो माशी तज्जियाकार हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग बहुत इस पर बातें करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब ये IMF का ये हमारा 25वां प्रोग्राम है, और सब ये कहते हैं कि IMF ड्रिवन बजट है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, IMF ड्रिवन बजट ज़रूर है, लेकिन चलें IMF की मान लें। ठीक है, अब ये पेट्रोलियम नहीं, देखिए, कुछ चीज़ों पे मानते हैं, कुछ पे नहीं मानते। अब देखिए, पेट्रोलियम लेवी जो है, वो इस वक्त जो हदफ है वो 1.7 ट्रिलियन का है, 17,000 अरब रुपया, जो कि गवर्नमेंट इसको कहती है ये टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन 17,000 अरब। अब इसको अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं इकोनॉमी के जो टैक्स में नहीं है। मसलन अब IMF ने कहा है कि आप जो अपने सूबों को कहें कि वो 400 अरब 420 अरब का टैक्स सूबे कलेक्ट करें। सूबों के पास क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है, सर्विसेज, GST ऑन सर्विसेज है, प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं। तो वो कहते हैं कि सूबे इस वक्त टोटल जो हमारी इकोनॉमी है GDP का 0.6% टैक्स की कलेक्शन करते हैं, तो जबकि सारी कलेक्शन फेडरल करता है। टैक्स देती है, जो टैक्स नहीं देते उनको क्यों नहीं फिर वो? अब ये देखें कि अब मैंने आपको 3 सेक्टर बताया ना। अब IMF कह रही है कि आप, IMF ये तो नहीं कह रही कि आप जो है ना सारे गरीबों में टैक्स लगाएं, वो कहते हैं आप टैक्स को रैशनलाइज करें। मसलन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर 800 अरब रुपए का पोटेंशियल है उसमें टैक्स में, 800 अरब रुपए, वो सिर्फ 15 अरब रुपए कलेक्ट करता है। दूसरा, वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो आपके होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, आप उन पे टैक्स लगाएं, उनकी वैल्यूएशन करें ना। देखिए, एक फॉर एग्जाम्पल एक सैलरी मैन है,
उसकी तनख्वाह 6 लाख रुपए तो उस पर टैक्स लगा देते हैं, और एक वो शख्स है जो 6 करोड़ रुपए भी कमाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो ये डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन है। देखिए टैक्स से कोई नहीं घबराता, हर बंदा टैक्स देना चाहता है, लेकिन वो उसको लेकिन ज़बरदस्ती टैक्स लेना और टैक्स को ना लेना या उसकी तरफ से आपने चश्मपोशी करना, ये नाजायज़ बात है। हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्स टू टैक्सेबल, यानी कि जिस आदमी पे टैक्स बनता है उस पर टैक्स लगाएं, आप इन्फोर्समेंट मेजर से टैक्स लगाएं, आप डिजिटलाइजेशन टैक्स लगाएं, आप रिस्क ऑडिट के तरीके से टैक्स लगाएं, आप अपनी जो पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं जिसमें मैंने आपको एक, अब हर साल बात होती है एग्रीकल्चर टैक्स पे, आपको क्या हम जब बाजार जाते हैं क्या कोई चीज़ सस्ती मिलती है? हर सब्जी महंगी मिलती है। मैं यही बात देखिए, आवाम को तकलीफ ही यही है कि जब आप कह रहे हैं ना फलां पे टैक्स लगाएं, हाँ, वो टैक्स जिन पे आप लगाएंगे 6 करोड़ जो कमा रहा है लगाएंगे, वो आगे अपना टैक्स फिर आवाम से निकालेगा। आप एक साबुन लेने जाए, हाँ, छोटा सा साबुन लेने जाए, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि टैक्स प्लस टैक्स। बिल्कुल। तो टैक्स तो एक गरीब बंदा दे रहा है, हर चीज पे वो दे रहा है। और जो शराफिया है, नहीं होना शराफिया है जो देखिए आप अमेरिका की या इंग्लैंड की यूरोप की मिसाल लें, वो जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं वो टैक्स देती हैं सारी, वो रेशनलाइजेशन है टैक्सेशन पे। वो ये नहीं है कि ये अब जैसे मैं GDP हम कहते हैं, GDP क्या है? GDP है एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी सर्विसेज हैं। अब हमारी सर्विसेज जो है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट करती है, हमारी इंडस्ट्री भी तकरीबन 20-22% कंट्रीब्यूट करती है, एग्रीकल्चर हमारी 1%। जैसे मैंने आपको बताया कि 800 अरब का पोटेंशियल है, वो अगर 800 अरब रुपया आप लेवीज को कम कर दें और बहुत बड़ा देखें 25 करोड़ आवाम है, इसमें सिर्फ 40-45 लाख रुपये 45 लाख लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं, और उसमें से भी जो रियल टैक्स देने वाले हैं वो 15-20 लाख ही हैं, बाकी सैलरी क्लास तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर है। तो आप जो है 1 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स नेट में ला सकते हैं। सिर्फ जो फियर और खौफ है उसको हटाएं, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, टैक्स के रेट्स को कम करें, और टैक्स को रेवेन्यू ना समझें बल्कि टैक्स को इकोनॉमी का डिविडेंड समझें, और लोगों को एम्पावर्ड करें कि वो फैक्ट्रियाँ लगाएं, इंडस्ट्रियाँ लगाएं, बिजनेसेस खोलें और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। देखिए आपका 14-15 करोड़ यूथ है, उसको नौकरी चाहिए। आने वाला वक्त जो है वो AI का दौर है, उसमें कहते हैं कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म भी हो जाएंगी, तो हमें अपनी कौम को क्या देना है? तो हम बजाय गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करें, यहाँ बजाय अब किसी की तरफदारी करें, हम कहते हैं कि आप सिस्टम बेस टैक्स का निज़ाम लेके आएँ जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जिसमें डिपार्टमेंट की करप्शन ना हो, जिसमें हर बंदे को पता हो कि मैं जो कमा रहा हूँ उसका टैक्स। देखिए एक आदमी है जिसकी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है, 5 लाख वाला तो फिर दे देगा, 50,000 वाला भी टैक्स दे रहा है, हर चीज आपको पता है 40%। नईम साहब आप सारी बातें छोड़ दें, आप मुझे एक बात बताएं, अभी ईद आई, छुट्टियां आई, फैमिली के साथ कौन से लोग, ठीक है हर तबका जाता है, आप मुझे बताएं कि गरीब को हक नहीं है वो घूमे फिरे, वो भी अपनी वो अगर रेस्टोरेंट में खाना खाता है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना एक 6 करोड़ कमाने वाला बंदा दे रहा है। तो ये कितना गलत हो रहा है हमारी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है ना, उसको हम कहते हैं शावर इम्पैक्ट। जैसे बारिश होती है ना, अमीर पे भी उतनी गिरती है, गरीब पे भी उतनी गिरती है, तो वो सब एक जैसा टैक्स दे रहे। तो ये जो गैर मुनसिफाना टैक्सेशन का निज़ाम है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। हम इतने सालों से ये बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं वहाँ करप्शन रहनी है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी, लेकिन आप उसके साथ साथ उसको कम करने की कोशिश करते जाएं और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे IMF ने कहा कि जी सूबों को कहा कि जी सूबों को जी वो टैक्स जनरेट करें, जैसे मैंने कहा वो 0.6% कलेक्शन करते हैं, तो वो 400 अरब रुपये का टैक्स। इसना अभी इन्फ्लेशन के साथ साथ ये BISP में भी अभी इंक्रीज़ आ रहा है, वो कह रहे हैं कि 40 बिलियन पर क्वार्टर उसमें इंक्रीज़ करें। इस तरह हमारी SOEs हैं जो कि तकरीबन 800 अरब से ज़्यादा का लॉस के। आपको पता है टोटल हमारा सर्कुलर डेट और SOE सब मिला के 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट के ख़जाने पे। अब गवर्नमेंट भी क्या करे कि उसके पास तो रेवेन्यू है ही नहीं है,
टोटल हमारा जो फिस्कल जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है लोकली, जैसे कि अभी अगर टारगेट है 1.15 ट्रिलियन और प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू वगैरह सब मिला के शायद हमारा 20,000 इकट्ठा हो जाए। उसमें से सूबों को जो NFC अवार्ड के थ्रू चला जाता है 57%, वो तकरीबन आधे से ज़्यादा तो वो चला जाएगा। फिर 8,000 अरब रुपया गवर्नमेंट ने रखा है किसके लिए, जो उनके कर्जे हैं उनकी सूद की कीमत में। तो आप खुद सोचिए ना कि हुकूमत क्या करे। अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो एफिशिएंट प्रोग्राम लेके आए और अच्छे टॉप लेवल के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको हायर करे, उनको IMF के सामने बिठाए। टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट उन्होंने हायर नहीं किए। हमारी उस तरह की बात नहीं होती। हमारी जो बात हो रही होती है ना, हमारी पॉलिटिकल बेस्ड बात हो रही होती है। देखिए ये अब ये टाइम ऐसा आ गया है जिसमें हमें एक थिंक टैंक, बहुत बड़ा थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है। हमारी देखें हमारे मुल्क की आमदन है क्या। एक तो हमारा मैंने बताया लोकल रेवेन्यू है, एक हम जो बाहर से डायस्पोरा हमारा 40 बिलियन की जो हम बात करते हैं, ये हमारी कंजम्पशन बेस्ड रेमिटेंसेज हैं। ये हमारा डिपॉजिट नहीं है, ये हमारी सेविंग नहीं है। ये आप कोई घर में भेजता है, बच्चों की फीसें भेजता है, घर बनाने के लिए भेजता है, इस तो उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट है। हमारी एक्सपोर्ट पिछले 20 साल से बिल्कुल नहीं बढ़ी। इन्फ्लेशन को शामिल करें तो माइनस में ही है। एक्सपोर्ट बढ़ती है जब आप एक्सपोर्टर्स के ऊपर आप ये कम करते हैं, टैक्स होने की। मैं कहती हूँ एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपना ही मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। आपकी अशिया बाहर जा रही हैं, आपको तो उस पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए जो एक्सपोर्टर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं भी इसमें क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में शामिल हूँ, तो मुझे पता है हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। हमने एक्सपोर्ट छोड़ दी है, हम यहाँ की बजाय फिर चाइना से इन्वेंट्रीज भेज रहे हैं, हम यहाँ की बजाय फिर लंदन से, मेडागास्कर से, हम फलां वियतनाम से 500 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी वहीं से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इतना इजी है सारा टैक्स प्रोसेस, और जो आपने जो भी चीज़ वहाँ से बाय करके सेल करनी है, एवरीथिंग इज ईजी। From Pakistan it's difficult, the documentation is difficult, the tax, और ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए। मैं आज इस प्रोग्राम के थ्रू, और आप बैठे हुए हैं, आप माशाल्लाह माहिर माशियात हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ख़वातीन को इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे माशरे में अब ख़वातीन आगे आ रही थी इस फील्ड में, बिजनेस में, एवरीथिंग। तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते, इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतनी ज़्यादा टैक्सेस। तो फिर हम ईजी वे डेफिनेटली फाइंड आउट करते हैं, जब हमें वही चीज़ उससे कम प्राइस में किसी और कंट्री से मिल रही है, किस कम टैक्स में मिल रही है, तो डेफिनेटली हम वहाँ से बाय करेंगे और वहाँ से फिर सेल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी इकोनॉमी के वीक होने का। हमारी इंडस्ट्री जो तरक्की नहीं कर सकी उसकी मेन वजह यही है, एक तो हम लोकल सतह पे लड़ रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, हमारी गैस ज़्यादा है, हमारी इस वक्त लेबर भी ज़्यादा हो रही है। और दूसरा हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो इतनी सस्ती प्रोडक्शन कर रहे हैं। और देखिए हमारा मुकाबला तो इंटरनेशनल मार्केट में, हमने तो 200 मुल्कों में बेचना है और 200 मुल्क उसी से खरीदेंगे, सस्ता देगा। और हमारा कोई भी मैन्युफैक्चर इस वक्त ऐसा नहीं है जिसके पास सरप्लस एक्सपोर्ट हो, या जिसने बाहर के मुल्कों में अपने गोदाम बनाए हों, अपने वेयर हाउसेज बनाए हों और इमीडिएट एक्सपोर्ट कर सके। अभी दुबई में आज से 10 साल पहले हमारे हमसाया ममालिक ने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए हुए थे, और वहाँ पे वो जो इंटरनेशनल बायर वहाँ आते थे उनको वहीं से सप्लाई दे देते थे। बिल्कुल, हम भी यही यहाँ हमारा नहीं हो सका। हमें हमारे बिजनेस कम्युनिटी को एम्पावर्ड ही नहीं किया गया, उनको किसी मशवरे में शामिल ही नहीं किया गया, उनको किसी भी जगह बजट में उनको बिठा के उनसे तजावीज़। तो पाकिस्तान में 200 ऑर्गेनाइजेशन एंड चैम्बर्स हैं जो बजट की तजावीज़ देते हैं, लेकिन कितनी अमल हुई हैं। अभी देखें फिर 8 बजे का लॉकडाउन हो गया है। अब इससे पिछले जो 3 महीने में 21% जो है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हुए हैं, लोगों की बाइंग्स कम हुई हैं, लोगों के बाज़ारों के विज़िट कम हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो कि पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, लोग घर से निकलते ही नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। वैसे नईम साहब यहाँ पर थोड़ा सा एतराज़ है मुझे अवाम से भी, जी बिल्कुल, और आपके इस पॉइंट से भी। आपने कहा पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हुई हैं और लोग घरों से नहीं निकलते। मुझे लगता है लोग ज़्यादा घरों से निकलते हैं। मैंने तो रोड्स पे उससे ज़्यादा रश देख रही हूँ। आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जी रिपोर्टर। देखें
एक एलीट जो है ना पूरी दुनिया में हर मुल्क में होती है। नहीं, ये एलीट क्लास नहीं थी जो 7 घंटे कलाम रोड पे खड़ी रही। वो बात भी आपकी ठीक है। इसकी रीजन है, हम लोगों ने जीना तो है माशाल्लाह। एक चीज हम में अच्छी है हमारी कौम में, वो है अल्लाह पर तवक्कुल और यूनिटी। ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम इज दैट। उसको देखिए, ये लोगों में शोर भी पैदा करना होगा ना। अब क्या कहते हैं जी, आपने जुम्मे की छुट्टी दे दी कि जी वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, गाड़ियों में फिरना शुरू कर देते हैं। तो लोग, अच्छा दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, हमारी 95% कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम जो कमाते हैं खर्च कर देते हैं और उधार भी दे देते हैं, समझिए। तो हमारे पास सेविंग नहीं है। और जब भी हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है ना, यही पे हुई है, इम्पोर्ट बेस, एक्सपेंशन पे नहीं हुई है, एक्सपोर्ट लेड जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है, हमारी कंजम्पशन पे और स्पेंडिंग के ऊपर हुई है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आने वाले दौर में जो आइंदा बजट आ रहा है, उसमें मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त होगी कि एक टैक्सेस पे नज़र करें, उस पर कम करें। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मौके पैदा करें, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ अमन है ना, वहाँ एक बाइज़्ज़त रोज़गार लोगों को मिला हुआ है, चाहे कम पैसों का है, लेकिन लोग तो ये जो इस पे फोकस करना पड़ेगा। टैक्स का निज़ाम मुनसफाना करना पड़ेगा, हरासमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा, खौफ को दूर करना पड़ेगा, लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा। और ये जो डिस्पैरिटी है ना कि उस पर टैक्स लगाओ, उस पर ना लगाओ, उसको पकड़ो, उसको देखो, भाई अब यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दें, मोटर वे पॉलिसी। मैं तो इसको कहता हूँ आप एक मोटर वे पॉलिसी बना दें। है कि मोटर वे पे किसी की ज़रूरत कि वो किसी को फ़ोन करके कहे कि मेरा टैक्स माफ़ कर दो? That's the point. ठीक है। यहाँ आजकल जो ई चलान हो रहे हैं, किसी की जरूरत है कि वो कहे कि जी मेरा चलान माफ़ कर। तो लेटस, आप हुकूमत को भी, एफबीआर को भी सिंसियर होना पड़ेगा। उनको जो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, अनऑथोराइज पावर्स हैं, इन डिस्क्रिशनरी जो उनकी पावर्स है, उसको खत्म करना पड़ेगा। इस चीज को देखने की जरूरत है कि एक घर में एक बंदा कमा रहा है और उसके साथ 6 लोग खाने वाले हैं, तो उसके ऊपर टैक्स बनता है कि नहीं बनता है? उसके ऊपर बनता है जो करोड़ों में कमा रहा है। और वो एक टैक्स तो नहीं है ना, तनख्वाह पे टैक्स तो आपने दे दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद पेट्रोल पे भी टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे भी टैक्स दे रहे हैं। नहीं साहब, हम दुआ कर सकते हैं हमेशा की तरह। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन मेरे पास यही एक पॉइंट होता है कि मैं कहती हूँ हम दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो हम हर इतनी डिस्कशंस करते हैं, इतना बात करते हैं, आई विश के इस दफा हुकूमत कुछ ऐसा कर दे कि वाकई में आवाम को रिलीफ मिल जाए, हम सब खुश हो जाएं, गरीब आदमी खुश हो जाए, गरीब आदमी जो है वो खुश हो जाए, तो हम सब खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नईम साहब, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ स्टूडियो में भी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं, इरम मिर्ज़ा जो कि ब्यूटिशियन है। उनसे आपको मिलवाते हैं और ख़वातीन जो है अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आज वो बताने वाली हैं सारे ट्रीटमेंट्स जो स्किन को ठीक रख सकते हैं और स्किन कर सकती है आपकी ग्लो। तो जी सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक। अच्छा, ये जो स्किन ग्लो करने वाला सेंटेंस होता है ना, ये ख़वातीन को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है ना काफ़ी अरसे से। अच्छा, ख़वातीन के अब तो मर्द हजरात भी फ़ौरन से हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है उनका मूड भी कि भाई अब हमने सुनना है कि स्किन कैसे ग्लो करेगी। अच्छा, इतनी सोशल मीडिया पर रील्स होंगे, इतनी टिप्स होंगे, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है वो हर टिप ट्राई कर रहे होते हैं, वो भी आई थिंक अच्छा नहीं होता। आपको किसी ब्यूटिशियन से या किसी जो इसका एक्सपर्ट हो उससे डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो इरम, इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आज हम आपसे यही जानेंगे, क्योंकि सब लोग आपको भी देख रहे हैं और सब लोग जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी भी स्किन इतनी प्यारी है ना। और अच्छा, ये सबसे पहले हम उनकी स्किन देखते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। तो माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी आपकी स्किन है, तो क्या राज है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अपनी स्किन का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। हम अब जो भी, जैसे कि यूट्यूब आप देख सकते हैं कि यूट्यूब तो आजकल हर बंदा देख रहा है ना, हमारे मुल्क में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर बंदा देख रहा है। और लोगों को उसमें ये होता है कि आज ये टोटका है तो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करें, आज ये टोटका है तो हम स्किन पे अप्लाई करें। पहले स्किन का नॉलेज तो लेना कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, आया ये चीज़ उसके साथ जाती है, नहीं जाती। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, उसके साथ ये जाती है, नहीं जाती। अब मेरे पास अक्सर सैलून में औरतें आती हैं तो वो कहती हैं कि हमने ये वाला टोटका यूज़ किया तो हमारी स्किन ड्राई हो गई है, हमने ये टोटका यूज़ किया तो हमारी स्किन पे दाने निकल आए हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि ये टोटके हर स्किन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखें ना, पहले तो औरतों को होता था कि वो खूबसूरत नज़र आएँ,
आजकल मर्द भी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। ऐसे ही है। आप लड़कों को देखें, वो सैलून में जा रहे होते हैं, ठीक है, और जाके वो अपने बड़े वो ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, एस्थेटिक देखें बड़े पड़े हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपनी स्किन का नॉलेज होना चाहिए। देखें, जब आपको ये पता है कि मेरी स्किन ड्राई है तो आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करें ना। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप रात को बेड टाइम में जब आप सोते हैं, ठीक है, तो आप उससे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा सा जो है ना फेस वॉश लें, ठीक है, उससे अपने स्किन की जो डस्ट है, जो ऑयल है आपकी स्किन पे, उसको रिमूव करें। आप उसको अच्छे से वॉश करें, रिमूव करें, फिर आप उसको अच्छा से क्लेंजर करें, ठीक है। फिर आप देखें कि अगर ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, ठीक है, तो उससे अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं होती तो मीन्स वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ऑयल फ्री क्लेंजर है, वो अगर आपकी स्किन को ड्राई नहीं कर रहा तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर वो ड्राई कर देता थोड़ी देर के बाद, आपकी स्किन थोड़ी सी मतलब ऐसे अकड़ी अकड़ी सी, उसमें ऐसे स्टिफनेस सी, वो जैसे खिंच जाते हैं वो मसल्स वगैरह स्किन के, तो वो हो जाती है ना कि ऐसे बिल्कुल आपको लगता है कि स्किन पे पता नहीं हमने क्या कर दिया, कैसे अकड़ी अकड़ी सी लगती है, जैसे अमूमन सर्दियों में हो जाती है। तो इसका मतलब कि आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पानी का इंटेक अच्छा करना पड़ता है, आपको अपनी जो डाइट है वो अच्छी करनी पड़ती है। अब देखें, अब हम एक चीज़ है, मतलब हमारा स्टमक ले लें, स्टमक में अगर हम जो है ना ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, स्किन पे हम अप्लाई कर रहे हैं जी बड़े अच्छे अच्छे से मॉइस्चराइज़र, अच्छे अच्छे से फेस वॉश, लेकिन हम कहते हैं जी असर नहीं हो रहा। असर कैसे होगा जब आपका इंटरनली आप हेल्दी नहीं होंगे, तो आप एक्सटर्नली कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, स्किन को लेकर ना ख़वातीन समर में शायद इसलिए ज़्यादा वो हो जाती हैं कि एकदम से स्वेटिंग और ये चीज़ें, बाहर सनलाइट, अच्छा सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सनबर्न से याद आया, जो पिगमेंटेशन है, इसका सोल्यूशन कोई आपके पास, आज तक मैंने कभी किसी के पास इसका एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं देखा, लेकिन इसको किसी तरह की आप ब्यूटिशियंस भी कम कर सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म के आपके पास फेशियल्स होते, मैं ये कहूँगी थे, क्योंकि अब लोगों ने उसको कम कर दिया, उसमें वो हाइड्रा फेशियल और एस्थेटिक फिजिशियंस की तरफ जाना शुरू कर दिया, फेशियल्स भी करवाने कम शुरू कर दिए, क्योंकि जी पोर्स ओपन हो रहे हैं, ये हो रहा है, या उसके बाद जो स्टीम ली जाती है वो ठीक नहीं होती। डिफरेंट तरह के मिथ्स आप कह लें या जो भी आप कह लें, एक र्यूमर कह लें, कुछ भी है, लोगों के अंदर लोग बहुत कॉन्शियस हो गए, वो ज़रा सा भी सुनते हैं कि अच्छा इस ट्रीटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास हो, चाहे वो ब्यूटिशियन के पास हो, वो उसको छोड़ देते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पिगमेंटेशन ना हमारी पाकिस्तान की तकरीबन 80% ख़वातीन का ये मसला है। ट्रू। और इसकी मेन जो पर्पज़ है ना, जो बहुत बड़ा उनका एक होता है कि भाई हमारा जो ना स्किन बड़ी ग्लो करे, उसके लिए वो क्या करती हैं, नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, लेकिन मेन कॉज की तरफ नहीं जाती। मेन कॉज इसका क्या है? क्लाइमेट है। देखें ना, कराची का क्लाइमेट डिफरेंट है, इस्लामाबाद का क्लाइमेट डिफरेंट है, आप जंग मुल्तान वाली साइड को देखें, उनका क्लाइमेट डिफरेंट है। वहाँ के लोगों का रंग आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पक्के कलर के लोग होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन बड़ा पक्का सा होता है। इस वजह से वहाँ पिगमेंटेशन नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे पिगमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये है कि उनकी स्किन ऐसी होती है ना कि पिगमेंटेशन हो भी तो इतनी नज़र नहीं आती। पक्के रंग के लोग होते हैं ना, लेकिन ये है कि जो बहुत ही फेयर टोन के लोग हैं, अब उनकी स्किन पे तो जरा सा दाना निकल आएगा, वो भी उनको परेशान कर देगा। जो ब्राउन ब्राउन तिल आ जाते हैं, ये तो बहुत बुरे लगते हैं। ये इनका कोई हल है? ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं। हाँ, जेनेटिक होते हैं मोस्टली, ये जेनेटिक होता है। और आउट ऑफ कंट्री देखें, जो ब्रिटिश लोग होते हैं या फॉरेनर होते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि हम ऐसी स्किन टोन की तरफ जाएं कि ये, वो बाकायदा ये करवाते भी हैं, करवाते हैं। हाँ, वो जाके धूप में बैठते हैं कि ये चीज़ हमारे स्किन पे हो, लेकिन हम इसको छुपा रहे हो। और मेन पर्पस ये है कि आप अपनी स्किन को, वही मैं कहती हूँ, मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्किन का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट आती है, आप उसको, हमारे पाकिस्तान में ना लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ करते हैं। देखिए, मेडिकेटेड की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं मेडिकेटेड की तरफ। वो जस्ट जितनी भी सस्ती क्रीम्स है ना, फार्मूला क्रीम्स है, उनकी तरफ वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो तो अवेयरनेस अब काफ़ी आ गई है लोगों में, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो लोग, देखिए मैं कहती हूँ, आप 20,000 का सूट पहन लेते हैं, ठीक है, 20,000 की क्रीम नहीं लेंगे, नहीं 20,000 के आप 2500 की भी क्रीम नहीं लेंगे, हमेशा 300, 400, 500 वाली की क्रीम की तरफ जाएंगे। अब 400 वाली क्रीम में क्या होगा, ये आप खुद समझदार हैं। अक्सर सैलून में औरतें आती हैं, वो कहती हैं जी सबसे सस्ते वाला फेशियल करें। हम कहते हैं भाई आप 20,000 का सूट पहन लेते हो, स्किन का काम करवाते हुए आपको क्या मसला है? अच्छा, फेशियल में कौन सा फेशियल अच्छा है जो आप समझते हो कि जो स्किन को वाकई में
ऐसा ग्लो देता है जो कि परमानेंट की तरफ होता है, वो ये नहीं होता कि वो सिर्फ केमिकल लगा हुआ है थोड़ी देर के बाद वो वॉश आउट हो देखिए मैं किसी भी स्पेसिफिक फेशियल का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग कोई भी अपनी स्किन पे अप्लाई करेगा, हो सकता है वो उसको सूट ना करे। तो इसलिए आप जब जाते हो, जैसे आप एस्थेटिक वाले के पास जाते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक वाले क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपकी जो स्किन है उसको देखते हैं कि ये किस टाइप की स्किन है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं ना। वो आपको ये तो नहीं कहते ना कि अब आपको मिलाजमा है तो आप PRP भी करवा लो, आप उसमें माइक्रो नीडलिंग भी करवा लो, आप हाइड्रा फेशियल भी करवा लो, ऐसा तो नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलते हैं ना। तो जब आपके स्किन को हम देखेंगे, स्किन को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कौन सी स्किन है, आप उसमें ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ये हम आपको फेशियल सजेस्ट करते हैं, ये वाला करें। तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है कि हम पे सूट क्या कर रहा है। आप अगर एक फ्रेंड है वो दूसरी को कहती है मैंने ये वाला जो है ना यूज़ किया, तुम भी करो, अब वो दोनों दोस्तें क्या होती हैं, वो एक दूसरे की देखा देखी ना शुरू हो जाती हैं प्रोडक्ट्स का यूज़। ट्रू। इससे क्या होता है, अब एक स्किन को हो सकता है वो सूट किया, दूसरे को ना करे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम स्किन की बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बालों का जो होता है वो ज़्यादा होता है इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे, तो बाल भी बहुत ख़राब होते हैं, डैमेज हो रहे हैं। अच्छा, HP कम है, फेरेटिन कम है, सबसे पहले आपके बाल जो होते हैं वो, तो क्या सोल्यूशन है बच्चियों के लिए, छोटी यंग लड़कियों के लिए और बड़े 40+ लेडीज़ के लिए, हर मतलब मैं चाह रही हूँ कि हर एज की ख़वातीन के लिए आप क्या इसमें रेकमेंड करेंगी कि बालों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए बालों की सबसे पहले तो उनको अच्छे से आप उनको बहुत अच्छे शैम्पू से वॉश करें, ठीक है। उसके बाद आप उनमें अच्छी मॉइस्चराइजिंग, आजकल तो वो भी बालों के लिए भी बहुत सी मॉइस्चराइजिंग ऐसी क्रीमें और ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। हाँ, बहुत से प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं मार्केट में, इतने अच्छे अच्छे सीरम्स आ चुके हैं। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, वो जैसे ही बाल जो है ना वो वॉश करती हैं, साथ ही कॉम्ब करना शुरू कर देती हैं, उससे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब बाल टूटते हैं तो आपको पता है बाल, आजकल जो हमारा क्लाइमेट जा रहा है ना, सर्दियों में तो स्किन वैसे ही ड्राई हुई होती है। आप जब शावर लेते हैं गर्म पानी से तो उससे ये होता है कि आपके ना स्किन में वो जो स्कैल्प में ना डैंड्रफ आना शुरू हो जाती है। ओके। अच्छा, ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं सैलून्स में, ये ठीक होते हैं? इसमें मैंने सुना है कि जी, बल्कि हम सब सुनते हैं कि कुछ सैलून्स जो होते हैं वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अच्छी कंपनीज़ के, ब्रांड्स के, और कुछ जो होते हैं वो सस्ते ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, बालों को देख के करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ब्रांड का तो फर्क पड़ता होगा कि आप अच्छा ब्रांड यूज कर रहे हो, लो ब्रांड। देखें, अब स्पेसिफिक ब्रांड्स का नाम लेके हम लोगों को कॉन्शियस नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है लोगों को खुद माशाल्लाह आजकल तो इंटरनेट का दौर है, दे नो कि दिस इज द गुड ब्रांड और दीज आर नॉट द गुड ब्रांड्स, लो क्वालिटी ब्रांड्स। तो आपको लगता है कि सैलून्स, और अब तो क्लाइंट अगर पैसे दे रहा है तो वो कहता है यहाँ आप मेरे सामने करें, देखिए उसका हक है। हाँ, क्लाइंट का हक है ना, आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट यूज कर। देखिए, आप क्लाइंट का पूरा हक है कि उसके फेस पे, उसके बालों पे, बट इट्स इफेक्टिव प्रोटीन ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव है। अच्छा, ये अच्छा होता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच इरम, बहुत अच्छा लगा। टाइम शॉर्ट था लेकिन बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारी खवातीन को भी समझ आई हो कि कितना ज़रूरी है अपनी स्किन और बालों का ख्याल रखना। जी, बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कादिर अब्बासी, जो कि आप सब जानते हैं, जो जिना हस्पताल में जो वाक़या हुआ और उस हॉस्पिटल में जो वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश हुई, उस हवाले से हम उनसे जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कादिर साहब, जी कैसे हैं आप? ये जो वाक़या पेश आया है जिना हॉस्पिटल में, इसके हवाले से हम चाहते हैं थोड़ी सी पहले आप तफसीलात आवाम तक पहुंचाएं, उसके बाद जी हम जानेंगे कि आखिर इतनी गफलत क्यों। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या पेश आया है, ये जिना अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल कराची का बड़ा अस्पताल है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। जिना अस्पताल के गायनी वार्ड के अंदर जो है बच्चे की जो है पैदाइश हुई है, जबकि आम ये ईद उल अज़हा की जो तातीलात चल रही थी उसके दूसरे रोज ये वाक़या पेश आया है। जबकि खातून जो है उनका नाम नादिया है, वो लांडी बख्तावर गोट की रिहायशी थी। उनके शौहर का कहना यह है कि जब ये बच्चे की पैदाइश का मामला हुआ है, इन्होंने चहलकदमी करवाई, कोई देखभाल नहीं की, और जब ये चहलकदमी कर रही थी तो उस दौरान जो है वो जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक्त
मर्द हजरात ने जो है इसमें इनके साथ पार्टिसिपेट किया है इस मामले में, डिलीवरी के मामले में। ये बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है जिसके ऊपर जो है अपना अस्पताल इंतजामिया जो है ये इसकी नाअहली भरपूर है, जिस पर एक इन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी में जो है 3 मेंबरान शामिल है, जिसके अंदर चेयरपर्सन जो है वो हलीमा यास्मीन और मेंबर जो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रब भुट्टो और असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सद्दाम साले, ये ऐसे कमेटी के मेंबर थे जिसमें फैसला आया और इन्होंने जो है गायनी वार्ड के जो है दो जो है उनको मेडिकल अफसर को और 2 अपना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को जो है वो किया अपना गफ्लत लापरवाही पर जो उन्होंने अपना वो एतराफ किया है कि इनकी गलती है, उन्होंने अपनी गलती मानी है, करार दिया इन्होंने उनकी गलती को। नहीं, उन्होंने गलती मानी है तो क्या उनको सस्पेंड किया गया या क्या उनको पनिशमेंट मिली है? अभी पनिशमेंट तो मेरे हिसाब से कुछ भी उनको नहीं दी गई है, बल्कि जबकि रूल्स 1973 के तहत जो है इन डॉक्टर्स को मुअत्तल किया जा सकता है, जबकि उन्होंने अब तक इनको मुअत्तल नहीं किया है। अभी सिर्फ इंक्वायरी कमेटी वीडियो इंक्वायरी हुई है जिसपे जो है इनकी जो है गलती जो है वो करार देते हुए जो है इनको गफलत बरतने पर सिर्फ और सिर्फ बिठा दिया गया है, मुअत्तल नहीं किया गया अभी तक। देखिए, पूरे अमले की गफलत है, सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है इस, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है पूरा हॉस्पिटल का जो अमला होता है इसमें इन्वॉल्व होता है और ये तो सबको ही पता होता है ड्यू डेट क्या है और किस तरह से कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो किस तरह से सिनेरियो जो है वो चल रहा है। तो इस हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अक्सर और बेशतर हाल ही में भी ऐसे वाकये के देखने को आ चुके हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में बड़ी गफ्लत लापरवाही होती है। अभी तो बात सिर्फ इस गायनी की हो रही है, बेसिकली सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है इस वक्त बहुत बड़े हालात हुए हैं। जो पेशेंट गरीब है बेचारे जो है इलाज और मुआवजे के लिए परेशान होते रहते हैं, उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं होती है। इस वक्त इनके साथ भी कुछ ऐसे ही वाकया पेश आया है, जबकि अस्पताल के अंदर जो है स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि जो इनके स्टाफ थी उनसे अपील करती रही। खातून का कहना यह था कि वो अपील करती रही कि भाई इनको पैन मतलब हो रहा है, इनको पैन हो रहा है, पर उसके बावजूद जो है अमले ने मजीद लापरवाही जो है वो इख्तियार की। अभी तक जो है इन पे जो है कोई सही तरीके से एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि सिंध गवर्नमेंट की इसके अंदर वाज़ेह नाअहली जो है वो सामने आ रही है। ओके, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो आपने भी अभी जैसे कहा कि ये होते आए हैं, पहले भी माजी में भी इस तरह के कुछ वाकयात होते आए, तो इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका और ये किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं? देखिए, कंट्रोल की बात जहां तक हो रही है कि अगर ये लोग अपना काम सही तरीके से करें, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम दें, तो शायद ऐसे कोई वाकयात ना हो। पर वो कहते हैं कि अक्सर व बेशतर ज्यादातर जो मामला वो चल रहे हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं कुछ जो है वो आते नहीं है और कुछ जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए, जिसकी वजह से सरकारी साइड पर उनकी तवज्जो कम है। जो उनकी तवज्जो कम होने की वजह से जो है इस तरह के वाकया कुछ लोग काम करते ही नहीं है, ना काम करना चाहते हैं। तो बस ये है कि अगर गवर्नमेंट यानी हुकूमत जो है अगर सही तरीके से इनके खिलाफ एक्शन ले और इनको इनका काम समझाए कि इंसानी जानों को जो है ज़िया करने की जगह इनकी जानों के जो आप मुहाफिज हैं, इनकी हिफाजत करें, इनको महफूज करें, तो शायद ही अपना काम सही तरीके से कर जाए। पर यहाँ पर बेहिसी इतनी है कि यहाँ पर किनको कहने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीज जो अस्पताल के अंदर इसी तरीके से रुल रहे हैं। कादिर साहब, आप कह रहे हैं इनको समझाया जाए या इनको बेहिसी इतनी कि कोई कहने वाला नहीं, आप मुझे बताएं क्या कहें? ये तो जब डॉक्टर बन रहे हैं आपको तब भी बताया जाता है, आप पढ़ते हैं उस चीज़ को, समझते हैं उस चीज़ को। इंसानियत होना भी एक चीज़ होती है। और आप ये देखें कि पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बंदे नहीं होते, पूरा का पूरा एक स्टाफ मौजूद होता है। क्या किसी को भी ये सेंस नहीं है, किसी को भी ये अवेयरनेस नहीं है? कैसे हो सकता है ये ना पता हो कि आपने पेशेंट का इलाज कैसे करना है या किस तरह से करना है? और सेकंड थिंग ये कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो महकमा सिंध को मौसूल हो चुकी है, क्या एक्शंस लिए जा चुके हैं अब तक? बात वही आ रही है कि ये वाकया जो है ये ईद के दूसरे रोज जब पेश आया था उसके बाद 29 तारीख को इन्होंने लेटर जारी किया था इंक्वायरी कमेटी के लिए, और 30 तारीख को जो इंक्वायरी कमेटी जो है क्लियर हुई, जिसके अंदर जो है इन्होंने अपनी गलती मानी कि हमारे अमले की गलती है। सही है, जो कि लेटर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। अच्छा, आती है बात अब इनकी के डॉक्टर्स जो है ये प्रॉपर तरीके से अपने जो है काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके काम करने की असल वजह ही सिर्फ यही है कि अगर ये लोग अपना काम कर रहे हैं तो कोई मसले मसाइल आगे पैदा ना हो।
आई विश, वही बात है, हम विश कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के मसाइल जो है हमें सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं जी राना उमैर, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़। जी उनसे हम बात करने वाले हैं बजट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राना उमैर साहब, बजट 2026 से 27 में जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए क्या अमकान है रिलीफ का? देखें, बजट पे मुख्तलिफ जो वर्किंग है वो भी जारी है। जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हुकूमत की तरफ से। अब इसमें दो चीज़ें हैं, फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर के लिए। जो नॉन फाइलर है उसके गिर्द एफबीआर जो घेरा है वो मजीद तंग करने जा रहा है। जो नॉन फाइलर्स हैं उनका जो टैक्स रेशो था वो 10.5 था, वो उसी तरह ही कायम रहेगा और मे भी इसमें इंक्रीज आ जाए। वो 10.5 से 10.8 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। अदर हैंड जो फाइलर्स थे उनके लिए दो शिकें, जब हम प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो 236K एंड 236, तो दो का मतलब ये होता है ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो 236K यानी कि फाइलर्स के लिए उसमें एफबीआर की जानिब से एक अच्छा छूट दी गई है। वो 1.5 से डाउन होकर 0.25 पे आ गई है। जो 236 उसमें 4.5 टैक्स वो तो 1.5 आ गई है। तो एफबीआर को काम सोच ये बता रहे हैं तो इनिशिएटिव ले गए हैं फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए। अच्छा, आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स की भी जो है उसमें भी कमी मुतवक्को है, जो कि बड़ी एक अच्छी डेफिनेटली बात है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रॉपर्टी डीलर्स को, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, वही मैंने आपको बताया, जो फाइलर्स था ना उस पे दो शिक्के लगती हैं, एक 236K और एक 236C। तो जो एफबीआर को जाता था टैक्स का वो 1.5% जाती थी, अब वो एफबीआर 0.5 पे कर दिया। क्योंकि एफबीआर की टैक्स वसूलियां कम थी और पिछले 3 महीने में 30 से 35% जो प्रॉपर्टी है वो भी कम हुई है। और गुज़िश्ता साल जुलाई से लेके 30 से 35% जो है वो नॉन फाइलर्स की तादाद में भी इसमें इजाफा हुआ। तो एफबीआर की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव, ये प्रपोजल जो है आईएमएफ को भिजवा चुका है एफबीआर 1.5% पे। अभी तक आईएमएफ की इस पे मंजूरी नहीं हुई। ओके, अभी मंजूरी नहीं हुई है। ओके, अच्छा जी, नए बजट में तरक्याती मंसूबों पर 1126 अरब रुपए जो है रुपीस जो है वो खर्च करने का जो है वो प्लान तैयार है। क्या इसकी मंजूरी आप मुतवक्को है? जी देखें, बिल्कुल प्रपोजल्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं और चारों सूबों की फिगर्स भी आ गई है। क्योंकि 2 से 3 दिन बाद अभी बजट है तो चारों सूबों की वो भी आ गई है। और पीएसटीपी जो वफाक है उसमें 1126 अरब रुपए का प्लान शेयर किया गया जो कि मंजूर हो गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मुआशी शरह नमू है उसका हदफ भी मुकर्रर किया गया है जो कि 4% पे किया गया है। अगर दीगर सूबों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सूबा पंजाब अब तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने जा रहा है जो कि 1150 अरब रुपए है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब रुपए, जो बलूचिस्तान का सूबा है वो 308 अरब रुपए और जो सूबा सिंध है वो दूसरे नंबर पे तरक्याती मंसूबों पे रकम खर्च करेगा, वो 816 अरब रुपए है। तो इसी हवाले से अगर दीगर शोबों की बात की जाए जिसमें ज़राअत हो गया, सनत हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गए, उसमें 3.84 एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए 4.2% मुकर्रर किया गया है रेशो। ओके, और हाउसिंग सेक्टर के लिए कितने अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं? हाउसिंग सोसाइटी के लिए अभी चूंकि आईएमएफ को प्रपोजल्स भेजा था तरक्याती मंसूबों के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए और जो समाजी शोबे हैं उनके लिए 41 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। तो ये टोटल अमाउंट 187 अरब रुपए बनती है जो कि समाजी शोबों के अंदर भी इन्वॉल्व होगी। ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि मंसूबे काफ़ी चल रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? उस पर कितने जो हैं वो अरब मुख्तस किए गए?
लेकिन जो ट्रांसपोर्ट और मवासलात ये दोनों शोबों कंबाइन करके प्लानिंग कमीशन की जानिब से तजवीज़ दी गई थी, जो कि 408 से 420 अरब रुपए इन दोनों के लिए रखे गए हैं, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए। ओके चलो जी, थैंक यू सो मच राना उमैर साहब। जी साथ साथ हम ऑडियंस को भी बताते चलें कि इसके साथ साथ इस साल तरक्याती बजट जो है 1000 से कम करके 837 अरब रुपए कर दिया गया है और अगले साल इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर भी जो है वो सबसे ज़्यादा 730 अरब खर्च होंगे। तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर 214 अरब, समाजी शोबे पर 40 अरब इजाफी खर्च होंगे। ये थी जी बजट के हवाले से न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की और राना साहब ने भी शेयर की। इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।